हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है कोलाइड्स फ्लूइड्स के ऊपर। यानी जो कोलाइड्स फ्लूइड्स होता है उसके ऊपर डिटेल में ये लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो कि नेचुरल जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है उस पर बात करेंगे, एंड सिंथेटिक जो कोलाइड्स रहता है उस पर बात करने वाले हैं। जिस तरह से इसका टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में आप देख सकते हैं, इसमें कितना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। यानी कि जो कोलाइड सॉल्यूशन आता है दो टाइप का आता है, मेन दो टाइप होता है। जैसे नेचुरल आपको मिल गया, उसके बाद सिंथेटिक हो गया। नेचुरल जो हम लोग ह्यूमन बॉडी से निकालते हैं और उसको फिर से सेपरेट करके फिर बॉडी में जो डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कोलाइड्स। एंड वही सिंथेटिक क्या होता है, जिसको बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है, उसको सिंथेटिक बोलते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस इंक्लूड जो है ह्यूमन एल्ब्यूमिन आपको मिल जाएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है वह हो जाएगा, FFP जिसको बोलते हैं, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए। ये क्या है, नेचुरल है। एंड सिंथेटिक में जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, जिस तरह से एक में आप देख सकते हैं हाइड्रो ऑक्सीथाइल स्टार्च है, HES है, इस पे बात करेंगे। एंड डेक्सट्रेन जो होता है डेक्सट्रेन पर भी बात करेंगे, एंड जिलेटिन पे बात करने वाले। यानी कि A to Z को इसमें हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ऑस्मोटिक क्या होता है प्रेशर, ओंक्योटिक प्रेशर क्या होता है, एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है। अगर ये तीनों आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स के बारे में बात किए थे, उसमें भी आपको टोनिसिटी को समझाए थे। टोनिसिटी के बाद जब फ्लूइड्स को आपको समझाए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया था। जिस तरह से हाइपरटोनिक्स देखे थे, आइसोटोनिक्स देखे थे, हाइपोटोनिक्स देखे थे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसमें भी ओस्मोटिक एंड ओंक्योटिक्स एंड हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर्स को हम लोग समझ करके फिर उसके बाद हम लोग इन सबको डिटेल में समझेंगे। नेचुरल जो टाइप्स का होता है उसको समझेंगे, सिंथेटिक टाइप जो होता है उसको समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले इतना थोड़ा समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइड्स जो हम लोग पढ़े थे, क्रिस्टलाइड्स में और कोलाइड्स में जो क्या डिफरेंस होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जिस तरह से अगर सॉल्ट हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे कि सॉल्ट जो होता है, जैसे कि NaCl हम लोग यूज करते हैं, NaS का यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन का जो यूज करते थे उसमें क्या होता था, तो NaCl होता है तो सोडियम क्लोराइड्स होता था। जैसे 0.9% हम लोग पढ़े थे, ये आपको समझना है। उसके बाद आपको ये समझ में कोलाइड्स बहुत अच्छे से आएगा। तो ये जो हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे NaCl जो पढ़ते थे उसमें क्या था कि लेस देन 1 नैनोमीटर था उसका जो पार्टिकल्स होता था। जो हम लोग नमक को अगर पानी में घोलते थे तो जो पार्टिकल्स होता था तो वह कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से भी कम रहता है, लेस देन 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल्स रहता है। तो अब इसमें डिफरेंस जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो कोलाइड्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड कोलाइड्स जो होता है वो मिल्क के तरह होता है। इसका पार्टिकल्स क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में इसका जो पार्टिकल्स होता है वह होता है, जिसको मोल्स बोलते हैं। मोलिक्यूल्स जो होता है वह इस साइज का आता है जो इसका डायमीटर होता है। तो इसीलिए आप कभी भी अगर देखिएगा तो आपको अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा कि जो लार्ज मोलिक्यूल्स किसका होता है। तो ये अगर पूछेगा तो कोलाइड्स जो फ्लूइड्स होता है उसका लार्ज मोलिक्यूल्स होता है, और स्मॉल मोलिक्यूल्स किसका होता है, क्रिस्टलाइड्स जो फ्लूइड्स होता है उसका क्या होता है, स्मॉल मोलिक्यूल्स होता है। तो ये दोनों में आपको क्लियर समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेनर में क्या है, मिल्क है। मिल्क आपको दिखाए हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए आपको बतलाया है कि क्या होता है, मिल्क का जो पार्टिकल्स होता है वह बड़ा होता है, यानी लार्ज होता है। तो कोलाइड्स का भी जो होता है, जितना भी कोलाइड्स फ्लूइड्स हम आगे देखेंगे उसका भी मोलिक्यूल्स क्या होगा, लार्ज होगा। क्रिस्टलाइड्स जो फ्लूइड्स होता है उसका स्मॉल होता है। जैसे सॉल्ट को अगर हम मिलाते हैं तो उसका देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितना छोटा छोटा है और इसका बड़ा है। जिस तरह से मोर देन 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है क्या, तो सेंट वाटर, यानी बालू जब होता है, जब आप लोग रिवर में जाते हैं, नदी में देखते हैं बालू जब मिला हुआ रहता है वाटर में तो वह पार्टिकल्स आपको दिखाई देता होगा नहीं, यानी कि विदाउट आप लोग सूक्ष्मदर्शी से उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका पार्टिकल्स को देखेंगे, कोलाइड्स का पार्टिकल्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्रोस्कोप का जरूरत पड़ सकता है।
तो इसीलिए सस्पेंशन वाटर भी आपको दिखा दिए कि आपको पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट जब सॉल्यूशन होगा यानी क्रिस्टलाइट्स जब सॉल्यूशन होगा उसका पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ये याद रखना आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1 से लेकर के 1000 जब नैनोमीटर्स का पार्टिकल्स की बात होगा तो वह कोलाइड्स का होगा। तो कोलाइड्स का लार्ज हो गया। सेंट दिखाए थे एग्जाम्पल के थ्रू, आपको सेंट दिखाए थे, ये आपको समझ में आ गया कि कोलाइड्स कैसे कितना गाढ़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद सॉल्ट का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कितना थीन रहेगा। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन को, कोलाइड्स का इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है, जब भी हम लोग कोलाइड्स का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है। एक्सपेंडर मतलब क्या होता है कि बढ़ाता है, जिसका वॉल्यूम को बढ़ाता है। प्लाज्मा देखिए जब ब्लड होता है तो ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा इसको बोलते हैं। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उसी को हम लोग ब्लड बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तो उसको प्लाज्मा को क्या करता है, तो बढ़ाता है, उसका वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो वॉल्यूम को बढ़ाता है, एक्सपेंडर उसी को बोलते हैं। मान के चलिए इतना गुब्बारा आप लिए, गुब्बारा इतना जब विदाउट इसमें एयर रहेगा तो कितना होता है, छोटा रहेगा। और जब इसी में एयर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो क्या करता है, एक्सपेंड कर लेता है, वो अपना जो आकार होता है वो एक्सपेंड कर लेता है, बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंडर्स का यूज करेंगे, जिसको कोलाइड्स फ्लूइड्स बोलते हैं, जितने भी कोलाइड्स फ्लूइड्स है ये सारा जाएगा तो ये काम करता है। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है, यानी प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसके लिए यूज होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, एक वेसल है। वेसल में जब आएगा फ्लूइड्स, जब ये फ्लूइड्स आएगा तो इसमें अगर क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देगा, यानी बढ़ा देगा, बढ़ाने का काम करेगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। दे इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर स्पेस, यानी वेसल्स के जो अंदर का स्पेस है ये बढ़ जाएगा, बढ़ाने का काम करेगा। कौन, तो कोलाइड्स फ्लूइड्स काम करेगा। एंड पुल इन वाटर वाया ओंक्योटिक प्रेशर, आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे ओंक्योटिक प्रेशर क्या होता है। जब तक आपका ओंक्योटिक प्रेशर नहीं क्लियर होगा तब तक आपको ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप कभी भी इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और लंबे समय तक इसको आप याद रख सकते हैं। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। एंड क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स अगर नहीं देखे हैं तो क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स भी जा करके आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ये अवेलेबल है वीडियो। चलिए, ऑलवेज आइसोटोनिक, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलवेज क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, लेकिन यह हाइपरटोनिक्स का भी काम करता है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जो हम लोग टोनिसिटी पढ़े थे कि हाइपरटोनिसिटी, हाइपोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी, ये इस पे लागू नहीं होता है। फिर भी अगर आपको देखना है तो इसको देख सकते हैं कि ऑलवेज ये बोल रहा है कि आइसोटोनिक होता है, यानी कि जितना इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें रहेगा उतना इसमें रहेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स का बात ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ऑलवेज ये आइसोटोनिक्स पूछेगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद रखना है। एंड आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। कोलाइड्स का जो डेफिनेशन होता है उसको अच्छे से समझ करके फिर आगे बढ़ते हैं। कोलाइड्स आर इंट्रावेनस फ्लूइड्स, यानी ये तो समझ में आ गया कि इंट्रावेनसली क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्ट करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। गिवन आईवी, यानी कि आईवी इंट्रावेनसली हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। डेट्स हेल्प इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, ये आप क्लियर हो गया कि क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वह बढ़ाता है, जो ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसको बढ़ाने के काम करता है। एंड इंट्रावेस्कुलर स्पेस फ्लूइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। बाय पुलिंग वाटर इनटू दिस स्पेस थ्रू ओंकोटिक प्रेशर्स, कोलाइडल ऑस्मोटिक्स प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ये कोलाइडल ऑस्मोटिक्स जो प्रेशर है वो आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे किस तरह से होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ जाएगा। ये तब तक आपको देखना है कि ये क्या करता है, ओंकोटिक प्रेशर्स को बढ़ाता है, उसके कारण से क्या होता है, जो भी वेसल में है, जो हमारा इंट्रावेनसली जो फ्लूइड्स है उसको एक्सपेंड कर देता, बढ़ा देता, इतना ही काम करता है। हाउ डू कोलाइड्स इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, किस तरह से बढ़ाता है इसको हम लोग जान लेते हैं। कोलाइड सॉल्यूशंस कंटेन्स वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, अभी हम लोग बताए कि क्या होता है, इसका मॉलिक्यूल्स बड़ा होता है। क्रिस्टलाइड्स जो फ्लूइड्स हम लोग देखे थे, क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स के इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लार्ज होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच इसका
मोलिक्यूल्स होता है दैट्स डू नॉट क्रॉस द कैपिलरी वॉल बट स्टे इन द इंट्रा वेस्कुलर स्पेस, यानी कहाँ पे रुका हुआ रहता है, तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ये रुका हुआ रहता है और कैपिलरीज वॉल को पार नहीं कर पाता। अब देखिए कैपिलरीज वॉल क्या होता है, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि हार्ट में क्या होता है, हार्ट के पास जिस तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि हार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये हार्ट हम बना दिए हैं, ये हार्ट को आपको देखना है, हार्ट है। हार्ट में क्या होता है कि जब ये आपको जा रहा है, ये हार्ट के पास आया है, तो ये इन्फीरियर वेने कावा और सुपेरियर वेने कावा ब्लड लेकर के आती है और फिर से आगे से क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर रहता है, चारों चैम्बर से गुजर करके आगे बढ़ता है और यहाँ पर उसके बाद हार्ट से आयोटा के द्वारा, यानी सबसे बड़ा जो आर्टरी होता है, आयोटा से ब्लड निकलता और सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आयोटा से क्या बनता है, आर्टरी बनता है। आर्टरी से जब छोटा साइज होता है तो आर्टियोल्स उसको बोलते हैं, आर्टियोल्स बोलते हैं। उसके बाद कैपिलरीज आता है, जो कैपिलरीज होता है बहुत थीन रहता है, बहुत थीन यानी बहुत स्मॉल रहता है और वही से क्या होता है कि हमारा टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने, प्रोवाइड्स करने काम करता है, वो थीन रहता है, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो वह कैपिलरीज को ये क्या करता है, पार नहीं कर पाता है। जब पार नहीं करेगा तो वह कहाँ पे रुका हुआ रहेगा, तो हमारा जो वेसल है वह वेसल में ही स्टे कर जाएगा। तो स्टे करेगा तो उसके बाद ये पार नहीं करता है, जो वेसल यहाँ पर कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज को पार नहीं करते। देखिए कैपिलरीज भी आपको समझ में आ गया। द हाई नंबर यानी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉज ए इंक्रीज इन ओंक्यूटिक प्रेशर। ओंक्यूटिक प्रेशर अभी आपको बार बार मिल रहा है, आगे आपको समझ में आएगा। ओंक्यूटिक प्रेशर्स को बढ़ा देता है विदिन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस। जब वह बढ़ेगा तो जो वेस्कुलर स्पेस भी बढ़ने लगेगा एंड ऑस्मोसिस अकर यानी ऑस्मोसिस प्रेशर भी बढ़ने लगता है। क्रिस्टलाइट्स में हम लोग बताए थे कि ऑस्मोसिस प्रेशर किस तरह से बढ़ता है, ऑस्मोसिस प्रेशर पे ही सारा उसमें खेल होता था। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये अब तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझ रहे हैं ऑस्मोटिक, ओंक्यूटिक एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम लोग अब समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए इसको सबसे पहले आपको समझना है कि जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक जब प्रेशर होगा तो वह क्या करता है, जो वेन के अंदर यानी कि जो भी वेसल है, वेसल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है, वह क्या करता है, एक्सपेंड करने का काम करता है। वही काम करता है ओंक्यूटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक और ओंक्यूटिक्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये दोनों होता है। ओंक्यूटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू लगता है और ओंक्यूटिक प्रेशर क्या होता है, प्लाज्मा में ये लगाया जाता है। तो दोनों का काम यही होता है कि क्या करता है, वेसल्स को बढ़ाने का काम करता है। जब मान के चलिए यहाँ एक वेसल है, जो एक तो वेसल है, वेसल्स के अंदर में ये क्या कर रहा है, बाहर के तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो ओंक्यूटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। वही जो इसके बाहर में जब मान के चलिए यहाँ पर टिश्यू है, टिश्यू के पास में जो वो भी प्रेशर रहेगा, वह जो इसमें लगाएगा प्रेशर, इस वॉल को लगाएगा प्रेशर, तो उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करेगा, इसको बाहर से लगाएगा, इसको बाहर से धकेलेगा, इस तरह से धकेलेगा। और ये जो ओंक्यूटिक प्रेशर है वो अंदर से बाहर की तरफ धक्का लगाएगा, तो इसी को हम लोग प्रेशर्स बोलते हैं। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है, ओंक्यूटिक प्रेशर्स क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर क्या होता है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। जब अगर अब तक क्लियर नहीं हुआ तो चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए पहले ये समझिए कि यहाँ पर एक क्या है, वेसल है, वेसल है, वेसल के अंदर से बाहर के तरफ मान के लिए वेसल है, इसमें अगर फ्लूइड्स है तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा तो उसको ओंक्यूटिक प्रेशर बोलेंगे। और जब यहाँ बाहर में सेल है, सेल के बीच में जो फ्लूइड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये जब प्रेशर इधर से लगाएगा इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर बोलते हैं। यानी कि जो वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, तो वाटर होता है, तो इसका जो प्रेशर लगाता है, इधर से लगाएगा फ्लूइड्स का प्रेशर, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर। ये आपको याद रखना है, ये इसमें स्टार आप लगा लीजिए, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप बहुत आराम से क्या कर पाइएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप अगर कहीं एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस काम करेगा। चलिए ओंक्यूटिक प्रेशर्स और कोलाइड्स ऑस्मोटिक प्रेशर्स इज ऑफ फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स एक्सटेंड्स बाय
प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन्स होता है प्राइमरीली एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है इन ब्लड प्लाज्मा दैट्स पुल वाटर इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, पुल करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम के पास इनफ ब्लड जब रहेगा तो वह बहुत अच्छे से सर्कुलेशन कर पाता है। एंड इट एक्ट्स इन अपोजिशन टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आप समझ में आ गया, इस क्या करता है, अपोजिट साइड में ये काम करता है। ओंक्योटिक प्रेशर जब इधर से धक्का दे रहा है तो जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इधर से धक्का देगा, यानी कि ये अपोजिट टाइप में काम करता है। बैलेंसिंग फ्लूइड्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के पास में ये काम करता है, यानी हाइड्रोस्टेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जो बैलेंसिंग करना होता है फ्लूइड्स को, ये सब में इसका काम आता है। नॉर्मल जो ओंक्योटिक प्रेशर होता है वह 25 से 30 mmHg इसका प्रेशर रहता है। ये आपको याद रखना है कि 25 से लेकर के 30 mmHg इसका प्रेशर होता है। किसका, तो ओंक्योटिक प्रेशर्स होता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अब तक समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट, तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड का थोड़ा सा पार्ट को जान लेते हैं। ये आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको ये इसका कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं, तो आगे आपको समझने में आसानी होगा। जैसे कि प्लाज्मा, जब ब्लड हम लोग लेते हैं, होल ब्लड लेते हैं, तो उसको सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो प्लाज्मा सबसे ऊपर आ जाता है। कितना, 55% प्लाज्मा रहता है, WBC रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, उसके बाद रेड ब्लड सेल होता है जो 45% होता है, एंड WBC और प्लेटलेट 1% से भी कम होता है। तो ये प्रोटीन जो होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है, यही ह्यूमन एल्ब्यूमिन को हम लोग देते हैं, जिसको कोलाइड्स बोलते हैं। तो यही एक्सपेंस करने का काम करता है। उसके बाद आगे जो इसका है फ्रीगरेंस वगैरह है, ये सब क्लोटिंग फैक्टर होता है। इन सबको भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट के लिए समझाने के लिए ये स्लाइड रखे थे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स फ्लूइड्स, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस, नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी कि जो नेचुरली हमारे प्रकृति के थ्रू मिलता है, जैसे हमारे बॉडी से ब्लड को निकाल करके उससे सेपरेट करेंगे एल्ब्यूमिन, तो वह होगा ह्यूमन एल्ब्यूमिन। उसको नेचुरल टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस बोलेंगे। जैसे कि आपको 1 नंबर में ह्यूमन एल्ब्यूमिन हो गया, ये ब्लड से ही निकाला जाता है। एंड फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा होता है, ये भी क्या करते हैं, बॉडी से ही प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। एंड ब्लड प्रोडक्ट, ये क्या हुआ, तीनों नेचुरल है, इसीलिए इसको बोले हैं नेचुरल। तो ये आप याद रख सकते हैं। कोलाइड्स कितने टाइप का, तो 2 मेन टाइप का, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में कितना, तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ब्लड प्रोडक्ट, एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बनाए हैं, ये नेचुरली नहीं है, यानी इसको हम लोग बनाए हैं। फॉर्म्स इंक्लूड जो ये होगा, इसमें भी 3 ठो है, तीनों को याद करना है। हाइड्रो ऑक्सीथाइल स्टार्च होगा, उसके बाद डेक्सट्रेन होगा। एक डेक्सट्रोज पढ़े थे हम लोग क्रिस्टोलाइड्स में, वो डेक्सट्रोज नहीं है, ये डेक्सट्रेन है, ये याद रखना है। उसके बाद जिलेटिन है, जिलेटिन है। ये तीनों को हम लोग अच्छे से अब समझेंगे आगे। छवों को, यानी कि नेचुरल और सिंथेटिक को मिला करके 6 हुआ, छवों को बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक आप देखिएगा तो आपको सब सारा क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग पहला को देखते हैं, जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशंस इज स्ट्राइल, यानी स्ट्राइल बहुत इंपॉर्टेंस मैटर करता है। अब मान के चलिए बॉडी से हम लोग बाहर निकाले तो उसको स्टरलाइजेशन भी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है कि उसमें कोई बैक्टीरिया आ जाए, अगर कोई फंगस आ जाए, बहुत ऐसा है कि आने के बाद क्या होगा, इन्फेक्शंस बढ़ने का चांस हो सकता है। इसीलिए इसको स्ट्राइल मेथड से रखना होता है। ब्लड बैंक में इसको बहुत अच्छे से स्ट्राइल करके इसको सेपरेट किया जाता है, जो भी लैब होता है लैब में सेपरेट किया जाता है। एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स कंटेनिंग नेचुरल ह्यूमन प्रोटीन, यानी ये क्या है, तो नेचुरल जो ह्यूमन प्रोटीन ये है, डिजाइंस टू रीस्टोर लॉस्ट ब्लड वॉल्यूम, यानी कि रीस्टोर करता है, स्टोर रीस्टोर, यानी कि जब कम हो गया है ब्लड बॉडी में, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो उसको रीस्टोर करने के लिए यह काम करता है। मेंटेन कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट कैसे होता है,
जब हमारे पास इनफ ब्लड नहीं रहेगा तो कार्डियक आउटपुट बेटर नहीं हो पाता है। जब इनफ ब्लड रहेगा तो कार्डियक अपना साइकिल पूरा कर पाएगा बहुत अच्छे से, क्या करेगा, पंप कर पाएगा ब्लड को। एंड करेक्ट लो एल्ब्यूमिन लेवल्स काउज बाय हाइपो एल्ब्यूमिनिया, यानी कि हाइपो एल्ब्यूमिनिया मतलब, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, एल्ब्यूमिनिया मतलब कि एल्ब्यूमिन का जब कमी होगा तो उसको हाइपो एल्ब्यूमिनिया बोलेंगे, यानी लो ब्लड प्रोटीन। जब ब्लड प्रोटीन्स कम होगा तब इस तरह का ह्यूमन एल्ब्यूमिन को क्या करते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में। ट्रॉमा, जब ट्रॉमा होगा तो क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग हो जाता है, बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम में यूज करते हैं। सर्जरी जब करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। जब सर्जरी होता है तो क्या होता है कि ब्लीडिंग वहाँ होता है। कोई भी चीज़ का अगर सर्जरी होगा, बॉडी का कोई भी पार्ट्स का अगर सर्जरी होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, तो उस टाइम में इसका ज़रूरत पड़ सकता है। बर्न इंजरीज, यानी कि पेशेंट अगर बर्न हो गया, जल गया है, तो उसमें फ्लूइड्स क्या होगा, सकता है, लॉस हो जाता है, फ्लूइड्स कम हो जाता है, तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं ईटीसी, यानी कि और भी बहुत कारण हो सकता है। इट्स एक्ट्स एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर, या तो अब तक क्लियर हो गया कि ये क्या है, प्लाज्मा एक्सपेंडर है। पुलिंग फ्लूइड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम में पुल करता है, ब्लड्स को पुल करने का काम करता है। अवेलेबल जो होता है ये 5% आता है, 20% आता है, 25% का कॉन्सेंट्रेशन में ये अवेलेबल होता है। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं 5% है, ये आपको 20% हो गया, ये 25% हो गया। तो अब इसका कैलकुलेशंस को भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि कैलकुलेशन इसका किस तरह से होता है। जब भी परसेंटेज का बात होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब 5% है तो इसका मतलब है कि ये कितना में है, तो 100 ml का बात कर रहा है, यानी 100 ml में 5% अगर होगा तो कितना होगा, अगर 100 ml का ये वाइल रहेगा तो 100 ml का जब वाइल रहेगा तो उसमें ये कितना रहेगा, तो 5 ग्राम मात्र रहेगा। कितना रहेगा, 5 ग्राम रहेगा। अगर ये 20% वाला रहता है, 20% वाला रहेगा तो कितना होगा, तो 100 ml में 20 ग्राम होगा, यानी ये 20 ग्राम होगा। अगर 25 वाला रहेगा तो कितना होगा, 25 ग्राम इसमें होगा। ये अब तक आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 ml का ये बात कर रहा है। 100 ml में 3 टाइप से ये अवेलेबल है। अगर 100 ml में 5% वाला रहेगा तो 100 ml में कितना होगा, तो 5 ग्राम होगा। अगर वही 100 ml है, अगर 50 ml का भाइल हमारे पास आएगा तो अब उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, अगर 50 ml का रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2.5 ग्राम हो जाएगा। यानी कि हम अगर 100 में 5 ग्राम है तो 50 ml में कितना हो जाएगा, तो 2.5 ग्राम हो जाएगा। ये अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से होता है। कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। मान के चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 12.5 ग्राम इन 50 ml, तो ये किस तरह से हुआ, तो इसको समझ लीजिए कि ये किस तरह से हुआ। अगर 100 ml में बताए कितना है, ये 25% है तो 25 ग्राम हो गया, 25 ग्राम हो गया। ये 50 ml का है, जब 50 ml का होगा इसको अगर हम आधा कर दे रहे हैं तो कितना होगा, 50 ml होगा, 50 ml होगा। तो इसका भी हम तो आधा करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी तो घट जाएगा, तो ये भी 12.5 ग्राम हो जाएगा। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बतलाइएगा एंड इसका आप कैलकुलेशन भी हमें कैलकुलेट करके बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आप समझते हैं फ्रेश फ्रेजन जो प्लाज्मा होता है, अब इसको समझते हैं। जो प्लाज्मा को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। फ्रेश फ्रेजन जो प्लाज्मा है, FFP इज द लिक्विड प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी ह्यूमन ब्लड से हम लोग इसको निकालते हैं। इस तरह का आपको येलो कलर का दिखेगा। एंड सेपरेट एंड फ्रेजन्स एट -18 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रेजन करते हैं, यानी रखते हैं। कोल्डर्स विदिन द 8 आवर्स ऑफ डोनेशंस टू प्रिजर्व क्लोटिंग फैक्टर, यानी ये क्या करता है, इसमें क्लोटिंग फैक्टर होता है। जो भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है इसमें क्लोटिंग फैक्टर रहता है। जब सीवियर ब्लीडिंग होगा उस टाइम में इसका हम लोग यूज करेंगे, यानी कि जो सीवियर ब्लीडिंग होगा उस टाइम में इसका यूज करना होता है। इट्स रिक्वायर्स ABO कंपैटिबिलिटी, यानी अब एक चीज को याद रखना है कि क्रॉस मैचिंग जो होता है,
क्रॉस मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपको ABO जो होता है क्रॉस मैचिंग वो कराना पड़ता है, यानी कि ए ग्रुप वाले बी को ब्लड नहीं दे सकता, बी ग्रुप वाले ओ को नहीं दे सकता। तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं, यानी कि AB वाले और किसी को नहीं दे सकता। इसमें ग्रुप आता है, यानी एंटीजन्स जो होता है इसमें प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए इसका ABO ग्रुपिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर O वाला है तो O को ही ये दे सकता है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस करता है कि ये भी आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, यानी इसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो एक्सपायरी डेट होता है लगभग ये 1 साल तक आप इसका यूज कर सकते हैं। पर यूनिट जो ये आता है, यूनिट में पर यूनिट आता है 200 ml, यानी कि 200 से लेकर के 250 ml ये अवेलेबल होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यूज टू ट्रीट कंडीशंस इन्वॉल्विंग एक्टिव ब्लीडिंग, यानी एक्टिव जब ब्लीडिंग होगा उस टाइम में इसका यूज करेंगे। हाई ब्लीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, हाई ब्लीडिंग रिस्क जब होता है उस टाइम में इसका यूज करते हैं। एंड प्राइमरली बाय रिप्लेसिंग मिसिंग्स और डिफिशियंट ब्लड क्लोटिंग, यानी जब ब्लड क्लोटिंग से जो फैक्टर्स होता है वह जब डिफिशियंस होता है, ब्लड को क्लोट नहीं कर पा रहा है, उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, FFP का यूज करेंगे। सीवियर लिवर डिजीज जब रहेगा उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। इसका डोज को भी याद रखना है आपको, डोज क्या होगा 10 से लेकर के 20 ml पर kg, हमेशा मिनिमम डोज को ही कैलकुलेट करना है। मान के चलिए अगर 50 kg का अगर पेशेंट है, 50 kg पेशेंट है तो यहाँ पर kg बोल रहा है, तो 50 kg का है तो 10 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो इसका डोज निकल जाएगा। इससे अगर मल्टीपल करते तो कितना हो जाता है, तो 500 ml ये हो जाता है, यानी पेशेंट में 500 ml हम लोग मिनिमम दे सकते हैं, यानी इससे कम भी आप दे सकते हैं। तो एक वाइल, एक तो अगर हम इसका यूनिट को लाएंगे, एक यूनिट अगर हम लाएंगे FFP तो उसमें कितना हो सकता है, 200 से लेकर के 250 होता है। ये वैरीज करता है हॉस्पिटल के ऊपर, यानी कि जो ब्लड बैंक होता है उस पर ये वैरीज करता है कि इसके पास कौन सा यूनिट है, 250 का यूनिट है या 200 का यूनिट है। अगर 250 का यूनिट होगा तो 2 यूनिट इसको चाहिए, अगर 200 यूनिट का रहेगा तो और इसमें आपको 2 से थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि ब्लड प्रोडक्ट्स आर थेरेपेटिक सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, यानी हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसी को, जो रिसीवर्स होता है हम लोग डोनेट करते हैं तो वो उसको मिल पाता है। यूज टू ट्रीट्स एनीमिया, जब एनीमिया हो जाता है उस टाइम में यूज करते हैं। सीवियर ब्लीडिंग जब हो जाता है उस टाइम में करते हैं। क्लोटिंग डिसऑर्डर जब रहता है पेशेंट में तब जा करके इसका यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, बी टाइप्स का ब्लड है, ए होता है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ये सब भी इसमें मैटर करता है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए एक ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोग को के लिए बना देंगे, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे कि ABO जो ग्रुपिंग होता है वह किस तरह से होता है। अगर ये सब आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हैं तो वह वीडियो भी आपको फ्यूचर वीडियो में ले करके हम आ सकते हैं। एंड आगे हम लोग देखेंगे सिंथेटिक्स टाइप्स ऑफ कोलाइड्स फ्लूइड, यानी जो सिंथेटिक्स टाइप्स का जो वे फ्लूइड्स होता है, अब उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले 1 नंबर में जानेंगे हाइड्रोक्सिथाइल जो स्टार्च होता है, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोक्सिथाइल स्टार्च किस तरह से बॉडी पे काम करता है। एंड इंट्रावेनस सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्सिथाइल स्टार्च इज यूज टू प्रिवेंट शॉक, यानी क्या करता है, शॉक को प्रिवेंट करने में इसका यूज होता है। शॉक क्या होता है, जब इनफ ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, जब बॉडी में ही हम क्या होगा, डिहाइड्रेट बॉडी रहेगा, बॉडी में ब्लड का कमी हो जाएगा, तो उस टाइम में हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जितना सफिशियंट ब्लड चाहिए वह नहीं पहुंच पाएगा, तो उस टाइम में क्या आ सकता है, शॉक आ सकता है। हार्ट क्या करेगा, इनफ ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा। फ्लोइंग सीवियर ब्लड लॉस, यानी जब सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है तो उस टाइम में इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। कॉज बाय ट्रॉमा, यानी ट्रॉमेटिक जब पेशेंट आता है उस टाइम में आ सकता है। एक्सीडेंटल पेशेंट आया, चोट लगा है, कहीं पर कट गया है, इंजरी बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम का उस पेशेंट्स को शॉक आने का चांस रहता है। एंड सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी में ब्लड लॉस हो गया है, तो उस टाइम में हम लोग हाइड्रोक्सिथाइल स्टार्च का यूज कर सकते हैं। एंड अदर प्रॉब्लम है बॉडी में जिससे क्या हुआ, डिहाइड्रेट हो गया है, लॉस हो गया है ब्लड का, उस टाइम में यूज करते हैं। अब इसका आपको एक चीज़ को और समझना है कि इसमें 6% का ये आता है। कितना परसेंट का आता है, 6% का। तो अभी हमेशा आपको समझाते हैं जब परसेंटेज हो
तो हमेशा 100 पर बात करता है, यानी 100 पर बात करता है। ये लिक्विड है तो ये क्या होगा, ml में आएगा, तो 100 पर हमेशा बात करता है। तो 100 में कितना होगा, 100 अगर ml रहेगा तो उसमें मात्र 6 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोक्सिथाइल स्टार्च उसमें अवेलेबल रहेगा। एंड इसके साथ और क्या रहता है, तो NH रहता है, यानी कि नॉर्मल जो सलाइन रहता है वो भी इसमें ऐड रहता है। तो नॉर्मल सलाइन के बारे में आप लोग हम जान रहे हैं कि किस तरह से होता है, तो वह भी यानी कि 100 ml में कितना होता है, वह 100 ml में आपको मिल जाएगा कितना, तो 0.9 ग्राम आपको मिलेगा। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6.9 ग्राम क्या होगा, 100 ml में रहेगा। 100 ml में इतना रहेगा, जब 500 ml रहेगा तो ये कितना बढ़ के हो जाएगा, उसको हम लोग बढ़ा करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें देख सकते हैं कि ईच 100 ml कंटेंट्स यहाँ पर ये बतला रहा है। ये समझ में आ गया। यहाँ mg में जो बतला रहा है तो mg भी आप समझ लीजिए कि अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम है तो ये कितना होगा, तो 1000 मिली ग्राम होता है, यानी कि इस मिली होता है, इसीलिए इसको mg बोलते हैं। हमेशा यह चीज को याद रखिए, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 100 mg यानी मिलीग्राम होता है, सॉरी 1000 मिलीग्राम इसमें होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसको आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसको आप मिटा करके आपको समझा रहे हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर हम लोग अभी निकाले थे 100 ml अगर रहेगा तो उसमें कितना निकाल लेते, 6.9 ग्राम निकाले थे। 500 ml का अगर है तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ये कितने एक्सपेंड किया, तो 100 से 500 हुआ, यानी 5 गुना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा उतना ग्राम हो जाएगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका डोज भी आप लोग निकाल सकते हैं, डोज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको भी आपको समझा ही देते हैं कैलकुलेट करके। चलिए इसका डोज को भी आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। डोज जो है 20 ml पर kg है। अगर मान के चलिए आप 50 kg का पेशेंट लिए, 50 kg का क्या है, पेशेंट है, 50 kg के पेशेंट्स को हम लोग 20 से मल्टीपल अगर करेंगे तो कितना होगा, 5 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एंड 2 जीरो है, इतने यानी कि 1000 ml हो जाएगा। यानी 50 kg का पेशेंट होगा तो हाईएस्ट हम लोग कितना जा सकते हैं, तो 1000 ml तक इसको क्या करते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं बी में डेक्सट्रेन। डेक्सट्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोमोडेक्स भी बोलते हैं, इसको लोमोडेक्स बोलते हैं, यानी अल्सो नोन एज लोमोडेक्स इसको बोलते हैं। डेक्सट्रोन एक होता है डेक्सट्रोन, ये है डेक्सट्रेन, यानी डेक्सट्रेन्स फ्लूइड्स इज अ कोलाइड सॉल्यूशन यूज्ड टू इंट्रावेनसली एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ये तो हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे कि जितना भी कोलाइड्स फ्लूइड होगा वह सारा क्या करेगा, प्लाज्मा एक्सपेंडर फ्लूइड्स होता है। टू ट्रीट शॉक, शॉक क्लियर है आपका, सीवियर हेमोरेज यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें इसका यूज करेंगे। एंड डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया तो उस टाइम में हम लोग डेक्सट्रेन का यूज करते हैं। इसका भी टाइप्स होता है, 3 टाइप्स में ये अवेलेबल होता है, डेक्सट्रेन्स 14, डेक्सट्रेन्स 70, डेक्सट्रेन्स 150, यानी कि 40, 70, 150 ये 3 टाइप्स से आता है। तो अब इसको आपको याद रखना है कि ये 1 डेक्सट्रेन्स इक्वल टू होता है 1000 डेल्टॉन्स, यानी कि 1 डेक्सट्रेन्स इक्वल टू 1000 डेल्टॉन्स होता है। तो डेल्टॉन्स को भी आपको याद रखना है कि इसका जो मोलिक्यूल्स वेट जो होगा ना, अगर 40 लिखा हुआ है तो इसमें 40,000 डेल्टॉन्स होगा, यानी 40,000 डेल्टॉन्स इसका मोलिक्यूल्स होगा इसमें, यह भी आपको याद रखना है। एंड 17 में कितना होगा, 17,000 डेल्टॉन्स इसमें अवेलेबल इसका मोलिक्यूल्स होगा। एंड इसमें कितना होगा, 1,50,000 इसमें डेल्टॉन्स आपको मिल सकता है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स विथ कंजक्टिव हार्ट फेलियर, जब कंजक्टिव हार्ट फेलियर रहेगा तो उस टाइम में पेशेंट्स को नहीं देना है। रेनल फेलियर यानी अगर किडनी फेल रहेगा तो उस टाइम में नहीं देना है। और नॉन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहेगा पेशेंट में उस टाइम में इसको नहीं देना है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कंजक्टिव हार्ट फेलियर भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कंजक्टिव हार्ट फेलियर भी आपको समझा देते हैं। जब हार्ट है
यहाँ पे हार्ट के पास में क्या होता है, तो इस तरह से यहाँ पे लंग होता है, यहाँ भी क्या होता है, लंग्स होता है। तो जब क्या होता है लंग्स में प्लूरा जो ये रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स होने लगता है। जब एक फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स होगा तो इसको क्या करता है, कंजक्टिव कर देता है, यानी कि क्या कंजेस्टेड ये हो जाता है। कंजेस्टेड होता है, ये प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उस टाइम में आता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर आता है। चलिए ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। इसमें आपका डाटा लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे जिलेटिन। हेमासेल भी इसको बोलते हैं, यानी कि जिलेटिन को अल्सो नोन एज हेमासेल कहते हैं। हेमासेल भी आपको याद रखना है। जिलेटिन्स आईवी फ्लूइड्स आर कोलाइड्स प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ये तो सबको क्लियर हो गया। यूज टू ट्रीट हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब कि जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, किसका वॉल्यूम, तो ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम हो जाएगा, उस टाइम में हम लोग यूज करेंगे जिलेटिन का। एंड शॉक क्लियर हो गया है आप लोग को, अभी जस्ट समझाए हैं। रीस्टोरिंग ब्लड वॉल्यूम, यानी क्या करता है, रीस्टोरिंग करता है, ब्लड वॉल्यूम का काम करता है। इसका मोलिक्यूलर जो वेट होता है 30,000 डेल्टॉन्स ये होता है। एंड इसे अवेलेबल जो होता है 3.5% सॉल्यूशन में ये अवेलेबल होता है। एंड इसका कंपोजिशंस को भी आपको याद रखना है। हेमासेल जो होता है ईच लीटर जो होता है, यानी 1000 ml में कितना हो जाएगा, तो 35, यानी 35 ग्राम जिलेटिन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। एंड सोडियम कितना होगा, 145 रहेगा, मिली इक्विवेलेंस रहेगा, क्लोरीन भी रहेगा, इसका पोटेशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, ये सारा इसमें अवेलेबल होता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही इसी को 1000 बोले हैं, इसका 1000 में 35 ग्राम रहता है, तो 100 में कितना रहेगा, 100 ml में कितना रहेगा, तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें कितना होगा। कैलकुलेशन भी आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आगे हम लोग समझेंगे कि इसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वह कैलकुलेशंस को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।